जय हिंद दोस्तों, शिखर एकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। कल की क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कुछ चीज़ें देख ली थी, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार, खोज, क्षेत्रफल आदि चीज़ें शामिल थी। और हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल, ये तीन जो प्रमुख स्थल हैं वहाँ पे, उनके बारे में देख लिया था। इसी को आगे बढ़ाते हुए आज कुछ और स्थल को देखते हैं, जिसमें धौलावीरा, कालीबंगा, बनावली और चन्हुदड़ो, ये चार और जो है वो इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद आपके छोटे छोटे से राखी गढ़ी हो गया और एक दो और छोटे स्थल हैं जो हाल में मतलब जिनकी खुदाई हुई या फिर जिसमें कुछ और पुरातात्विक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, उनके बारे में देखेंगे। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में पहला स्थल है धौलावीरा। ठीक है, धौलावीरा की खोज की थी जगपति जोशी ने। ठीक है, इसकी खुदाई कौन किया था? जगपति जोशी 1967 में। ठीक, ये कहाँ पे है? ये अभी जो आधुनिक भारत है आपका, इसके जो कच्छ की खाड़ी है गुजरात में, ठीक, वहाँ पे ये स्थित है। ठीक, दो नदियाँ हैं, मासर और मानहर। ठीक, ये दो नदियाँ हैं, इनके बीच में ये स्थल जो है वो स्थित है। आपको पहले भी बताया था कि जो कोई सभ्यता होती है, वहाँ पे जो सभ्यता का विकास होता है वो हमेशा सदैव क्या है, वो नदियों के किनारे प्राप्त होता है। ठीक, क्योंकि क्या है, किसी भी सभ्यता के विकास के लिए, किसी मानव जीवन के लिए जल जो है, पानी, वो सबसे इम्पोर्टेंट रोल अपना रखता है। तो इसीलिए जो भी विकास है वो क्या है, नदियों का जो नेचुरल सोर्स है पानी का, उसी के आसपास सभ्यताओं का विकास देखा जाता है। अब देखते हैं कि पुरातात्विक साक्ष्य हमको कौन कौन से प्राप्त हुए हैं धौलावीरा से। तो यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है आपकी त्रिस्तरीय नगर प्रणाली। ठीक, आपने सिंधु घाटी सभ्यता की उसमें पढ़ा था कि यहाँ पे जो नगर नियोजन था वो दो भागों में बटा हुआ था। एक ऊपरी शहर था, दूसरा निचला शहर था। ठीक है, तो ऊपरी शहर को गढ़ी या दुर्ग बोलते थे, निचले शहर को नगर बोलते थे। ऊपरी शहर में शासक वर्ग निवास करता था, निचले नगर में आम जनता या फिर कामगार लोग निवास करते थे। लेकिन धौलावीरा जो है, यहाँ पे जो नगर का नियोजन है वो तीन स्तरों में प्राप्त होता है। ठीक, ऊपरी शहर, निचला शहर, दो तो हर स्थान पे प्राप्त हुए हैं। इसमें मध्यम शहर भी प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो ये इसका इम्पोर्टेंट है, तो इसको ध्यान में रखना है। एग्जाम में ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि तीन स्तरीय नगर नियोजन प्रणाली सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से प्राप्त होती है? तो आंसर क्या होगा? धौलावीरा से प्राप्त होती है। ठीक, तो यहाँ से ये आपको याद रखना है। दूसरा, यहाँ पे क्या आता है, यहाँ से पूछा जाता है कि स्टेडियम हमें कहाँ से प्राप्त होता है। ठीक है, तो स्टेडियम हमको प्राप्त होता है धौलावीरा से। स्टेडियम मतलब कि एक प्रकार से खेल का मैदान। ठीक है, तो खेल का मैदान हमको यहाँ से प्राप्त होता है। और उन्नत जल प्रणाली जो है, या फिर जल की उन्नत व्यवस्था, या फिर यहाँ पे एक चीज और कह सकते हैं कि ये उन्नत जल प्रबंधन जो है ये जल संरक्षण से लिया गया है। ठीक, यहाँ पे क्या था, जो जल संरक्षण था वो उन्नत किस्म का था। ठीक, तो जल संरक्षण की व्यवस्था जो थी वो उन्नत प्रणाली में थी। कहाँ पे? धौलावीरा में। ठीक, तो ये था धौलावीरा। अब अगला देखते हैं कालीबंगा। ठीक, कालीबंगा का अर्थ होता है कि काले रंग की चूड़ी। ठीक, कालीबंगा जो स्थान है, इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। ठीक है, अमलानंद घोष ने 1953 में। तो अमलानंद घोष ने इसकी खोज कहाँ पे की? तो राजस्थान में। ये आधुनिक भारत के राजस्थान में जो घग्घर नदी है, अभी क्या है, ये विलुप्त हो चुकी है। ठीक, तो घग्घर नदी के तट पर इसका विकास प्राप्त होता है आपको। ठीक, अब यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य इसके कौन कौन से हैं? तो देखिए, कालीबंगा पुरातात्विक साक्ष्य के अकॉर्डिंग जो है वो एग्जाम में इम्पोर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो साक्ष्य मिले हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता के अध्ययन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यहाँ पे हमको 7 हवन कुंड मिलते हैं। ठीक है, यहाँ से हमको लकड़ी का हल प्राप्त होता है। ठीक, अब लकड़ी का हल प्राप्त होने का मतलब है कि यहाँ के लोग जो थे वो जुताई करते थे और क्या था कि हल से परिचित थे।
ठीक, जैसे क्या था पाषाण काल में, पाषाण काल में जो होता था वहाँ पे पत्थर के औजार थे, उनकी सहायता से जुताई की जाती थी। अब यहाँ पे लकड़ी का हल प्राप्त होता है। ठीक, और उसके साथ साथ क्या प्राप्त होता है, जुते हुए खेत। अब जुते हुए खेत कैसे प्राप्त होते हैं, तो अगर मोरियां बन जाती हैं, अगर खेत की जुताई हुई रहती है तो इसको मोरी बोलते हैं। तो मोरियां बन जाती हैं, तो खुदाई में जो मोरियां प्राप्त हुई हैं वहाँ से प्राप्त होता है कि हमें जुते हुए खेत प्राप्त हुए। अब यहाँ से हमें चना और सरसों, दो प्रकार के अनाज के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, कौन कौन सा, चना और सरसों। ठीक, और पानी की व्यवस्था के लिए यहाँ पे हमें लकड़ी की पाइप, जैसे लकड़ी की पाइप कैसे, अभी भी आप देखे होंगे कहीं कहीं क्या होता है, बांस की पाइप यूज़ की जाती है। ठीक है, बांस में जो पोल होते हैं बीच बीच में, इनको यहाँ से तोड़ दिया जाता है, तो ये एक प्रकार से पाइप की भांति कार्य करने लगते हैं। ठीक, अब यहाँ तक आपको अगर समझ में आ गया तो आगे का देखते हैं। अगला स्थल है बनवाली। ठीक, बनवाली कहाँ है, हरियाणा में। ठीक, और इसकी खोज किसने की थी, आर.एस. बिष्ट ने 1979 में। ठीक है, 1979 में बनवाली की खोज आर.एस. बिष्ट के द्वारा की गई थी। खोज और खुदाई दोनों एक ही होता है, तो मतलब क्या हुआ कि बनवाली जो स्थल है वहाँ की जो खुदाई थी पुरातात्विक आधार पर, वो किसने किया था, आर.एस. बिष्ट ने। ठीक, अब यहाँ पे हमको प्राप्त होता है अव्यवस्थित सड़कें, तो ये चीज़ हमारे लिए क्या हो जाती है, इम्पोर्टेंट हो जाती है। क्यों, क्योंकि देखिए व्यवस्थित सड़कें सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान थी। नगरीय सभ्यता थी, सड़कें समकोण पर एक दूसरे को विभाजित करती थी। मकान जो है उनके खिड़की दरवाजे कहाँ खुलते थे, सड़क के विपरीत दिशा में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है कि सड़कें जो है वो अव्यवस्थित मिलती हैं। अगर कहीं पे कोई चीज़ हर जगह है और एक जगह पे नहीं है, तो वो पेपर में आने के चांसेस उसके क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं एग्जाम में आपके। तो यहाँ पे सड़कें क्या थी, अव्यवस्थित थी। ठीक, और जल निकास जो प्रणाली है इसका भी यहाँ पे अभाव था। ठीक है, जल निकास प्रणाली का अभाव था। तो यहाँ पे दो क्वेश्चन तैयार होंगे आपके कि जल निकास प्रणाली का अभाव सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से देखने को मिलता है। ठीक है, तो वो आपको बनवाली से मिलेगा। ठीक, या फिर दूसरा क्वेश्चन ये आपका तैयार होगा कि सिंधु घाटी सभ्यता या फिर हड़प्पा सभ्यता में अव्यवस्थित सड़कें कहाँ प्राप्त होती हैं, तो वो भी कहाँ प्राप्त होंगी, बनवाली में प्राप्त होंगी। ठीक, अब मुख्य स्थलों में आखिरी कौन सा है, चनहुदड़ो। चनहुदड़ो की खोज की थी मजूमदार जी थे उन्होंने। ठीक है, अब मजूमदार 1931 में चनहुदड़ो की खोज की थी। यहाँ पे जो है ना क्या होता है कि यहाँ जो लेडीज चीज़ें हैं, मतलब महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन जो होते हैं वो ज़्यादा प्राप्त होते हैं। जैसे अब देखेंगे तो लिपस्टिक, ठीक, और कंघे का साक्ष। ठीक है, अब ये क्या था, तो लिपस्टिक और कंघे का साक्ष्य हमको कहाँ से प्राप्त हो रहा है, चनहुदड़ो से। ठीक है, उसके बाद मनके बनाने का कारखाना। अब मनके बनाने का कारखाना हमको एक जगह से और प्राप्त हुआ था, वो था लोथल। ठीक है, लोथल क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह था जहाँ से व्यापार किया जाता था। वहाँ पे मनके बनाने का कारखाना हमें प्राप्त होता है। और दूसरी बार मनके बनाने का कारखाना प्राप्त होता है हमको चनहुदड़ो से। तो चनहुदड़ो में एक्चुअली हुआ क्या था कि जो ये यहाँ पे मनके जो थे वो बल्क में मिले हैं हमको, मतलब ढेर में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे अंदाजा लगाया जाता है कि मनके बनाने का कारखाना शायद रहा होगा। ठीक है, और यहाँ पे हमें वक्राकार ईंटें प्राप्त होती हैं। वक्राकार ईंटें का मतलब अभी सामान्य समय में आप ईंट को देखते होंगे वो चौकोर साइज की रहती हैं। ठीक है, कहीं कहीं ईंटें ऐसी भी लगाई रहती हैं। ठीक, तो ये क्या है, वक्राकार ईंट है। इसका प्रयोग लगभग कहाँ होगा, सजावट में। जब घर में नक्काशी की जरूरत पड़ेगी तब वहाँ पे वक्राकार ईंटें या फिर सजावट के काम में, घर की डिज़ाइन अलग तरह से बनाने में क्या होगा, वक्राकार ईंटों का प्रयोग किया जाता है। ठीक, फिर यहाँ से हमको प्राप्त होता है मिट्टी का मोर। ठीक है,
जैसे आजकल मेले में आपको कहीं कहीं मिल जाता होगा, आप जाते होंगे तो मिट्टी के खिलौने प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। आपको छोटे बच्चों को लेके जाइएगा तो वो ढूंढ के ला देंगे कि हाँ यहाँ मिल रहा है, चल के दिलाओ। तो ये चीज़ होती है। तो सेम वैसे ही बड़ी साइज में नहीं, बहुत छोटी साइज में हमको मिट्टी का मोर जो है वो प्राप्त होता है, जो खिलौने के आकार का है, ठीक। अब यहाँ से 4 पहिए की एक गाड़ी, और इम्पोर्टेंट क्या है, दुर्ग का अभाव। तो ये चीज इम्पोर्टेंट है, ठीक है। किसका अभाव, दुर्ग का। दुर्ग क्या था, दुर्ग जो था कि जैसे नगर है, नगर के चारों तरफ एक रक्षा दीवार खड़ी कर दी जाती थी, ठीक। जिससे क्या था, जानवरों से या फिर किसी अन्य चीज़ों से, जैसे हमला हो गया या फिर शिकारी हो गया, कोई भी जानवर हो गया शिकार के लिए, जंगली जानवर से सुरक्षा प्रदान की जाती थी। तो ये क्या होता था, इसको रक्षा प्राचीर बोलते थे। तो ये जो रक्षा प्राचीर थी, इसी को क्या बोलते थे, दुर्ग, ठीक है। तो दुर्ग का अभाव चनहुदड़ों से प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। क्वेश्चन आ जाएगा कि हड़प्पा सभ्यता या फिर सिंधु घाटी सभ्यता में दुर्ग का अभाव कहाँ है, या फिर किस स्थल पे दुर्ग हमें नहीं प्राप्त होते हैं। तो उसका आंसर क्या होगा, चनहुदड़ों से हमको जो है वो दुर्ग प्राप्त नहीं होते हैं, ठीक। अब इसके बाद छोटे छोटे स्थल और बचते हैं, उनको भी देख लेते हैं। अब आगे कुछ छोटे छोटे स्थल और बचते हैं, उनको देख लेते हैं। तो छोटे स्थल में जो हाल में ही खोजे गए हैं, उनमें कुनाल है जो हरियाणा में पड़ता है। तो यहाँ से हमको चांदी के जो है वो 2 मुकुट प्राप्त होते हैं, ठीक। जो यहाँ पे मतलब राजतंत्र जो प्रणाली थी, मतलब उसके बारे में क्या है, जो उसके बारे में साक्ष्य जो है वो यहाँ से प्राप्त होते हैं कि मतलब चांदी का जो मुकुट है वो मिल रहा है। फिर एक जगह आती है सनौली, ये बागपत में है, ठीक। बागपत में, मतलब बागपत में यहाँ पे हमको क्या मिला है, 125 कब्र मिली है, ठीक। वहाँ पे मतलब जानवरों के और मनुष्यों के दोनों के जो है वो अस्थियों के अवशेष हमको सनौली के 125 कब्र से प्राप्त होता है, ठीक। इसके बाद स्थल है कोटदीजी। कोटदीजी से हमको प्राप्त हो रहा है अलंकृत खंभा। अलंकृत खंभा मतलब खंभे पर जो है वो अलंकरण किया हुआ है, उसको सजाया गया है, ठीक। तो सजावट से युक्त खंभा जो है वो, और पत्थर के तीर, ठीक। जो तीर धनुष होता था, उसमें शिकार के लिए क्या था कि पत्थर के जो तीर थे उनका प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ से पत्थर के तीर और अलंकृत खंभे का साक्ष्य प्राप्त होता है। इम्पॉर्टेंट चीज यहाँ आती है कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी, तो नगरीय सभ्यता थी, सबको पता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इम्पोर्टेंट चीज ये आ जाती है कि एकमात्र ग्रामीण स्थल, ठीक। नगरीय सभ्यता में अगर ग्रामीण स्थल आ रहा है तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज हो जाती है अपने आप में पेपर के लिए, ठीक है। तो एग्जाम में अगर आ जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र ग्रामीण स्थल कौन सा था, तो वो अली मुराद था, ठीक है। तो यहाँ पे जो सारे स्थल थे वो समाप्त हो जाते हैं। इसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता में जो लिपि थी उसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो यहाँ की लिपि कौन सी थी, हड़प्पाई लिपि थी, ठीक। यहाँ की लिपि हड़प्पाई लिपि थी। यहाँ पे जो लिपि में मूल चिन्ह है उसमें 64 जो है वो मूल चिन्ह हमको प्राप्त होते हैं, ठीक। ये मूल चिन्ह थे। अगर अक्षर की बात करें तो वो लगभग 200 से 250 तक प्राप्त होते हैं अक्षर। अब ये लिपि जो थी वो कहाँ से कहाँ, जैसे अभी हम लिखते हैं तो हम इधर से इधर को लिखते हैं, ठीक। ऐसे कहाँ से, बाएं से दाएं तरफ। हड़प्पाई लिपि में क्या था, ये पहले बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, फिर बाएं से दाएं, फिर दाएं से बाएं, ये लिपि इस प्रकार चलती थी, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखा गया है, ठीक। लेकिन क्या हुआ कि ये जो लिपि है ये अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। कोई भी मतलब पुरातात्विक साक्ष्य जो खोजा गया है, जो पुरातत्वविद होते हैं वो अभी तक इस लिपि को क्या है, पढ़ नहीं पाए हैं।
इसीलिए इस सभ्यता की जितनी भी जानकारियां हैं वो सिर्फ यहाँ से मिले हुए पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर बताई जाती हैं। ठीक, अगर इन लिपियों को पढ़ा जा सकेगा तो उस दिन से सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास जो है वो बदल जाएगा। ठीक, तो लिपि यहाँ की कौन सी थी? तो लिपि थी भाव चित्रात्मक। ठीक, मतलब क्या था कि आकृतियों के माध्यम से लिपि को बताया गया है। मतलब कोई चीज़ अगर लिखी गई है तो उसमें आकृतियों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है, चित्रों का प्रयोग ज़्यादा हुआ है। और इसमें सबसे ज़्यादा जो हमको प्राप्त होता है उसमें यू आकार का एक चित्र प्राप्त होता है और दूसरा जो है वो मछली के आकार का एक चित्र हमको प्राप्त होता है यहाँ की लिपि से। ठीक, तो यू आकार और मछली के आकार दो जो हैं वो हमको प्राप्त हो जाते हैं। तो ये हड़प्पाई लिपि के बारे में चीज़ें थी। अब एक चीज़ इम्पोर्टेंट है यहाँ पे, जो भाव चित्रात्मक लिपि है इसको कौन सी विधि बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं बूस्ट्रोफेडन। ठीक, ये आपको याद रखना है। अब हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक जीवन और आर्थिक जीवन के बारे में देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता जो थी यहाँ पे बताया गया आपको कि मातृदेवी की पूजा की जाती थी। ठीक है, मातृदेवी की पूजा से इतना मतलब आप समझ सकते हैं कि जो समाज था वो क्या था? मातृसत्तात्मक था। मतलब जो फीमेल थी वहाँ पे, जो महिलाएं थी, उनकी जो महत्ता थी वो ज़्यादा थी उस समय के समाज में। ठीक, और क्या था? जो स्त्री थे और पुरुष, स्त्री और पुरुष, अलंकरण सबको पसंद था। मतलब क्या था कि आभूषण जो था उस समय, आभूषण क्या था? हड्डियों का या फिर मनके का, ठीक, इनका आभूषण बनता था। तो जो स्त्री थे और पुरुष थे वो दोनों जो है उस समय आभूषण धारण करते थे। ठीक है, वो वहाँ पे क्या था? एक वर्ग की पहचान होती थी। ठीक, कि कौन कुलीन वर्ग से है, कौन मध्यम वर्ग से है और कौन निम्न वर्ग से है। ठीक, तो इसीलिए जो स्त्री थे और पुरुष थे वो आभूषण धारण करते थे। आप आगे भी देखेंगे जो राजा महाराजा हुए उसके बाद महाजनपद काल में, फिर मौर्य काल, गुप्त काल, इसमें भी क्या था कि राजा महाराजा मुकुट, कुंडल, गले में माला, ये सब क्या था? धारण करते थे। फिर यहाँ से सूती और ऊनी दोनों प्रकार के वस्त्र जो है वे धारण करते थे। ठीक, दूसरी चीज़ क्या है कि जो सूती वस्त्र है उसका मतलब किससे? कपास से। ठीक, और कपास का सर्वप्रथम प्रयोग, ठीक है, कपास का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ होता है? तो वो सिंधु सभ्यता में होता है। ठीक, इसलिए कपास की खोज या फिर कपास का सर्वप्रथम प्रयोग का श्रेय किसको जाएगा? सिंधु सभ्यता के लोगों को जाएगा। ठीक, मनोरंजन के लिए दो खेल यहाँ पे थे, एक का नाम चौपड़, दूसरे का पासा। चौपड़ क्या था? चौपड़ एक आपने देखा होगा महाभारत जैसे, उसमें तो शकुनी जो खेलते थे वो चौपड़ था। ठीक है, उसमें ऐसे ऐसे करके दो पासे रहते थे, उनको फेंका जाता था और उसके बाद उसी हिसाब से उसमें खेलते थे। ठीक, तो एक चौपड़ और दूसरा क्या था? पासा। इन दो चीज़ों का खेल होता था मनोरंजन के लिए या फिर टाइम पास के लिए, अपना ये दो खेल खेलते थे। ठीक, अब क्या था कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनको माप तौल के बारे में नॉलेज था, उनको ग्रह नक्षत्रों के बारे में जानकारी थी। ठीक, उनको मौसम विज्ञान के बारे में जानकारी थी। तो ये चीज़ें जो हैं ये हमको यहाँ से प्राप्त होती हैं। इसके साक्ष्य हमको मिलते हैं कि इन लोगों को माप तौल, मौसम विज्ञान, ग्रह नक्षत्र और धातु निर्माण, इन सब के बारे में क्या था? जानकारी थी। ठीक, अब अगला टॉपिक आपका आता है आर्थिक जीवन। ठीक है, आर्थिक जीवन में क्या था? यहाँ पे अगर आर्थिक आधार देखा जाए तो मुख्यतः क्या था? कृषि और व्यापार। कृषि क्यों? क्योंकि देखिए नदियों के किनारे व्यवस्था, ये सभ्यता का विकास हुआ। तो यहाँ पे जो जमीन थी नदियों के किनारे, आपको सबको पता है कि जो मिट्टी होती है वो जलोढ़ होती है, और जलोढ़ मिट्टी अपने आप में क्या? बहुत ही उपजाऊ होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जब कृषि होती थी तो कृषि में जो है वो अधिशेष आता था। अधिशेष का मतलब क्या है कि जैसे आपने अनाज उगाया तो आपके घर में जितने सदस्य हैं उनको खाने भर के लिए हुआ,
तो वो सामान्य है। लेकिन अगर आप उसमें बच रहा है तो वो क्या हो गया, कृषि अधिशेष हो गया। फिर उसका आप क्या कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं, वो अनाज आप क्या बेच सकते हैं। तो ये कृषि अधिशेष था। तो क्या था कि जो कृषि होती थी उसमें व्यापार होता था अनाज का, ठीक है। और मनके आदि का व्यापार भी सिंधु घाटी सभ्यता में होता था, ठीक है। क्योंकि क्या, लोथल से फारस की मुहर मिली है। तो लोथल से जो फारस की मुहर प्राप्त होती है उससे क्या पता चलता है कि हाँ, कहीं ना कहीं अन्य देशों से और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों के बीच में व्यापार जो है वो स्थापित था, ठीक। तो इनका व्यापार कहाँ से था, तो मिस्र से, मेसोपोटामिया से और मध्य एशिया से। मध्य एशिया जहाँ पे इराक, ईरान ये सब देश आते हैं, यहाँ से व्यापार इनका चल रहा था। माप तौल में क्या था, इनको दशमलव प्रणाली का जो है वो ज्ञान था, ठीक। दशमलव प्रणाली का ज्ञान था। और दूसरा क्या था, जो इनके माप थे वो 16 के गुणज में आते थे, ठीक। तो 16 के गुणज में मतलब कि जैसे 16, 32 ऐसे, ठीक। ये 16 के गुणज में इनके जो थे वो माप तौल संबंधी जो चीज़ें थी वो आती थी। अनाज में अगर देखेंगे तो अनाज में इनको गेहूं के बारे में जानकारी थी, मटर, जौ, सरसों, राई, ये सब जो प्रमुख अनाज आज भी हम देखते हैं, जो ये चीज़ें इनको पता थी। सबसे मुख्य रूप से गेहूं और जौ, ठीक। सबसे जो मुख्य खेती होती थी वो 2 अनाज की होती थी, एक गेहूं की और दूसरी जौ की। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोगों की मुख्य फसल क्या थी, और ऑप्शन में अगर है गेहूं और जौ, तो वही करना है, ठीक। सबसे मुख्य फसल कौन सी थी, गेहूं और जौ की फसल थी, ठीक है। अब यहाँ पे खेती के लिए लकड़ी के हल का प्रयोग किया जाता था, ठीक। और जानवरों में इनको भेड़, बकरी, हाथी, गाय, गधा, सुअर, कुत्ता, बैल, इन सब के बारे में जानकारी थी। ये परिचित नहीं थे, तो ये कहा जाता है कि ये शेर से परिचित नहीं थे, ठीक है। तो भेड़, बकरी, आप सबको पता है कि कुत्ता जो था वो पाषाण काल से ही पालतू जानवर के रूप में चला आ रहा है, ठीक है। मानव सभ्यता में सबसे पहले अगर पालतू किसी को बनाया गया तो वो कुत्ता था, जानवर, ठीक। अब बैल जो है वो कुबड़ वाले बैल जो थे उनके बारे में यहाँ पे जो मुहरें प्राप्त होती हैं उनके बारे में दिखाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट चीज और आती है, यहाँ पे जो मुहरें प्राप्त हुई हैं उस पे किसका सर्वाधिक चित्र किसका प्राप्त होता है, या फिर मोहरों पर प्रतीक किसका होता था। जैसे आज के टाइम पे क्या रहता है, आज के टाइम अगर आप सिक्का देखेंगे तो सिक्के पे क्या रहता है, अंगूठा बना रहता है, ठीक। पहले क्या था, अनाज की बालियां बनी रहती थी। तो उसी प्रकार क्या था, सिंधु घाटी सभ्यता के समय जो था वो जो सिक्के थे उसका प्रतीक क्या था, तो उस पे क्या था, एक सींग वाला, उसको बोलते हैं यूनिकॉर्न, ठीक है। तो एक सींग का हिरन बना रहता था, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त मुहरें हैं उन पर किसका चित्र है, तो एक सींग के हिरन का, जिसको यूनिकॉर्न भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक। यूनिकॉर्न, ठीक है, ये इस पे प्राप्त होता है, ठीक। अब सिंधु घाटी सभ्यता यहाँ पे समाप्त हो जाती है। जो थोड़ी बहुत चीजें बची हैं उसको कल की क्लास में या फिर क्वेश्चन की सीरीज में कवर कर लेंगे। इसके बाद आपका शुरू होगा वैदिक सभ्यता, ठीक। फिर वैदिक सभ्यता फिर 2 भागों में विभाजित हो जाएगी, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल से आपके समाज में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। तो क्लास के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो अच्छी लगी है तो आगे क्लास से जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।